बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सवाल कर लें, किस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं? पीडीएम के बारे में पहले बता रहे हैं, एक सेकंड। और फिर बशीर मेमन जो साबिक DGFI हैं, उनके भी कुछ इंकशाफात हुए हैं, तो आप कुछ इंकशाफात, बहुत इंकशाफात किए उन्होंने। मेरी आप तो सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रखते हैं? मेरी तो जो यादाश्त जहाँ तक काम करती है, पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो या वो मुसल्लत शुदा ही क्यों ना हो, कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक, जिसको कहते हैं माइंड सेट और सफाक प्लानिंग का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिसकी बहुत मुस्तनद गवाही एक बार नहीं बार बार आई है। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अरशद मलिक साहब की, उनकी गवाही रिकॉर्ड पे है। और अब जो बहुत सीरियस और मेरा ख्याल है कि जो इल्ज़ामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये कभी किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? कभी इस किस्म की कोई चीज़ कभी किसी ने सुनी? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। और मैं ये बता दूं आपको कि मुझसे भी ज़्यादा ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है। नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज़्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम का है। क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिजल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं। और आपको सुबह उठते हैं और आपकी जो पूरे दिन की कारकर्दगी है वो क्या है? वो यही है कि ऑफिसेज में बुला के लोगों को ये कहना कि फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। शायद
پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا. مسلم لیگ نون اس کو نہیں جانے دے گی. اور میں عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو خود دیکھیں. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے, ان کی وائف سرینا عیسیٰ کٹہرے میں کھڑی تھی. جس طرح سے ان کو لغو جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دیا. تو آپ کو کیوں ڈر ہے اتنا ان ججز کا جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے ججز کیوں چاہیے جن کو آپ اپنی مرضی کے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, فائز عیسیٰ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور میں آج یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے, ایک دہشت گرد جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر, اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرأت سے سازش کا مقابلہ کیا, اور تمام ججز کو اور پاکستان کے عوام کو جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کو سرخرو کیا. اور اگر یہ بھی دب جاتے, اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے, لڑتے نہیں, جرأت نہ دکھاتے, تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا. تو یہ جو جرأت اور بہادری انہوں نے دکھائی ہے, جو جرأت اور بہادری نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اپنی بیٹی کو لے کر آئے انگلینڈ سے, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں. تو گواہیاں تو بہت آئیں گی, اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں. آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پاناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں جو ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے وہ قوم کے سامنے رکھی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. ان کو یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی بنتا تو بناؤ.
अब मेरी एक बात सुने, दहशत गर्दी का मुकदमा मेरे खिलाफ बनता है या इमरान खान के ऊपर बनता है, जिसने ये इतनी बड़ी साजिश की? एक तो आपने जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स खराब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाओ। राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्जाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गजब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहां भी ऐसा नहीं होता। आपने जहां तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। अदलिया खुद इसका नोटिस ले और इस किस्म के इक़दामात को, इस किस्म की ज़हनियत को, इस किस्म के इंसानों को हमेशा के लिए उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती थी, अभी तक PDM में जो बाकी शामिल जमातें हैं उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती, इसलिए अब उनका ये कहना नहीं बनता। अगर PMLN या बाकी अपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। इसका मतलब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुज़िका खेज बात है, ये मुझे इस किस्म की बातों का जवाब नहीं देना। जी मैडम, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM में एक साथ कदम से कदम मिला के चल रही तो लग रहा था कि दोनों जमातें इकट्ठी आगे भी चलेंगी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ सेनेट में, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं तो रिग्रेट है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह कदम मिला के चलने पे। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपसी ताल्लुकात की कोई इशू नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बावजूद भी चलती रहती हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुकदमा, और उस पे मुस्लिम लीग नून, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और जमात हो, उस पे मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये उनके हकूक़ की जंग है, ये उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत और मुसल्लत शुदा हुकूमत से आज़ादी दिलाने की जंग है। जो उनको इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, कीमतों में होशरुबा इजाफा रोज़ हो रहा है, अवाम महंगाई में, लाकानूनियत में, गवर्नेंस में पिस रहे हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम नहीं कर सकता। अब मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि PDM की जो जमातें हैं 2 मेन, वो उसमें से निकल चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रुप की मुलाकात हुई है, PDM लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? मुलाकात हुई है, उसमें जो मामला तय पाए हैं, आप समझते हैं कि इस मामले किस तरह सेटल हो रहे हैं? और मैडम नहीं, इस सवाल का एक सेकंड, इस सवाल का मैं जवाब कल दे चुकी हूँ। हाँ जी, ये बताएं कि जब PDM बनी थी तो उस वक्त ये इशारा दिया गया था कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उनके एहसासों के हवाले से PDM के प्लेटफॉर्म से अदलिया से रजू किया जाएगा। आज आप कह रही हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज साहब का मामला है, बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं, इसको भी आप जो है अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तो उस मामले पर भी आसिम सलीम बाजवा के मामले पर आपने अदालत से रजू नहीं किया, PDM ने रजू नहीं किया। क्या इस मामले पर जो आप कह रही हैं अपने लफ्जों का पास रखेंगे, अदलिया से रजू करेंगे? मैं हर बात में जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, चाहे वो मैं किसी जमात की बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में वो तब तक इनकम्प्लीट रहता है, नामुकम्मल रहता है, जब तक आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, उनका मामला कोर्ट में नहीं आता। वो कोर्ट में अपने शवाहिद या अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते और कोर्ट से अगर वो भागते रहते हैं, तो पाकिस्तान में किसी की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबल नहीं है। और जहां तक मैं तो वो मुकदमा अभी भी लड़ूंगी, मैंने काजी फाइज ईसा का भी लड़ा, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी लड़ा, तब जब मीडिया बात करने की मीडिया को इजाजत नहीं थी। लेकिन क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब दें। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है, क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं,
मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। जब तक मीडिया इस चीज पे स्टैंड नहीं लेता, चोर को चोर नहीं कहता, बेगुनाह को बेगुनाह नहीं कहता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या इदारे से हो, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक ख्वाब रहेगा। मैडम, एक तो आप कह रही हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करें और उनको सियासी शहीद न बनने दिया जाए? ये सियासी शहीद तो मेरे ख्याल है अब वो नहीं बन सकते। 3 साल बहुत होते हैं एक इंसान को ये प्रूव करने में कि उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, और वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। तो जितनी जल्दी इस हुकूमत से, इस वोट चोर और जाली हुकूमत से अवाम की जान छूट जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू।